Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर और ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक है। तो आज से मैं यूनिट थर्ड शुरू कर रही हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट थर्ड। इसमें हम जानेंगे कि क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मॉडर्न एम्पायर जो है उसका डाउनफॉल हो जाता है। बहुत कुछ है जानने को, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एक जो एम्पायर है, अगर हम मॉडर्न एम्पायर की बात करें तो बहुत ही अच्छा एम्पायर था। ठीक है, बहुत ही बड़ा एम्पायर था, बहुत सक्सेसफुली इन्होंने बड़े लंबे समय तक रूल किया। ठीक है, तो अब देखो, एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है कि कोई भी एम्पायर है पहले तो वो स्टार्ट होता है। ठीक है, बिगिनिंग होती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। बिगिनिंग के बाद धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस करता है, फिर अपनी पीक पे होता है, देन अगेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। ऐसे दिस इज द काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस कि कोई भी साम्राज्य है वो इस तरीके से उसका शुरुआत होती है, फिर पीक पे पहुंचता है और फिर उसका डिक्लाइन हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा हम देखेंगे, अगर मौर्यन एम्पायर की बात करें तो मौर्यन एम्पायर में देखो, जो रूलर है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ना सिर्फ मॉडर्न एम्पायर में, आप किसी भी एम्पायर में देखेंगे तो अगर एक रूलर अच्छा है, अगर वो स्ट्रांग है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी है, वो केपेबल है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो जो एम्पायर है वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। बट अगर वीक सक्सेसर्स हुए, अगर रूलर वीक है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। तो वैसा ही कुछ हमें मॉडर्न एम्पायर में भी देखने को मिलता है। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि क्योंकि वीक सक्सेसर थे शुरुआत के, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य रहे, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, ये तीनों तो बड़े ही अच्छे रूलर थे। ठीक है, इनके समय पे आप देखेंगे जो एम्पायर था वो फ्लरिश कर रहा था, बट इसके बाद जो इनके सक्सेसर्स आए दे वर काइंड ऑफ वीक, जिसकी वजह से ये एम्पायर धीरे धीरे इसका डाउनफॉल हो गया। तो एक तो ये हम मान सकते हैं रीजन। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला रीजन आता है इसमें अशोका's responsibility. So some of the historians they say कि अशोका का जो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड, because he followed Buddhism and he also established his own धम्मा, तो उसकी वजह से कई लोग इसको, इसकी इस पॉलिसी को भी कारण मानते हैं, जिसकी वजह से जो मॉडर्न एम्पायर है उसका डाउनफॉल हो गया। तो इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं अशोका की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। ठीक है, बिकॉज जो अशोक थे उन्होंने खुद बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, उसको पेट्रोनेज प्रोवाइड की थी, तो जिसकी वजह से वो उसी की रिलीजियस टीचिंग्स को प्रीच कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपना धम्मा भी जो है वो बनाया था। इसके अलावा सम सेज दैट ही डिसरिगार्डेड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, एंड उन्होंने जो धर्म महामात्रास को अपॉइंट किया। तो एज अ रिएक्शन क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे, बिकॉज अर्लियर दे वर अ सुपीरियर क्लास, और सडनली क्या हुआ, बिकॉज उनकी पोजीशन कोई और ले लेता है और धीरे धीरे जो ब्राह्मण से उनकी सुपीरियोरिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे दे गॉट एंग्री, और इसीलिए बोला जाता है जो पुष्यमित्र था, हु वाज द कमांडर इन चीफ, जो आर्मी का चीफ था, ठीक है, उसने जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का, उसको मार के उसने कॉन्स्पिरेसी के थ्रू फिर वो रूलर बन जाता है, एंड दैट इज हाउ वो अपनी खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण्स वर नॉट हैप्पी, तो दे रिटेलिएटेड। बट खैर somehow majority of the scholars they do not believe to this, they don't believe this कि अशोका की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो ब्राह्मण्स को सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि हमें कई ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहां पे ये लिखा गया है कि जो अशोका थे वो बोलते थे धर्म महामात्रास को, या उनकी धर्मा की टीचिंग में ये कहते थे कि जो लोग हैं उनको ब्राह्मण्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए, ये कुछ मिक्स ओपिनियन हमें देखने को मिलता है। फिर दूसरा रीजन आता है स्ट्रॉन्ग ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ठीक है, अगेन मेनी ऑफ द हिस्टोरियन दे से कि जो ब्राह्मण्स को, बिकॉज अशोका की जो रिलीजियस पॉलिसी थी और ब्राह्मण्स की तरफ जो उनकी पॉलिसी थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ब्राह्मण्स का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है इनकी तरफ। और वही जो पुष्यमित्र का इंसिडेंट है कि he was the last he was the commander in chief who killed the last Mauryan king Brihadrath, who assassinated actually। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि अशोकास की ये जो पॉलिसीज थी, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो मॉडर्न एम्पायर है
उसका डाउनफॉल होने के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद अशोका पॉलिसी ऑफ अहिंसा, ठीक है, कि अशोका की जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की, किसी भी इंसान को या जानवर को आपने कष्ट नहीं पहुंचाना है, ठीक है, उसको हार्म नहीं करना, उसको मारना नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी जो मार्शल स्पिरिट है, वो जो लड़ने की जो सोल्जर्स के अंदर स्पिरिट होती है वो खत्म हो गई। तो जिसकी वजह से जब ग्रीक इन्वेडर्स ने अटैक करना शुरू किया, ठीक है, तो उनका जो सामना है वो यहाँ की मिलिट्री नहीं कर पाई। इसके साथ जो इंटरनल रिवोल्ट्स भी हो रहे थे, जब प्रोविंशियल गवर्नर्स अगर रिवोल्ट कर रहे हैं तो उनको भी द ट्रूप्स वर नॉट एबल टू सप्रेस द रिवोल्ट। तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से बोला जाता है कि कहीं ना कहीं अशोका ने जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट करी, चाहे वो रिलीजियस हो या और भी जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट करी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक रीजन बनता है कि जिसकी वजह से जो मॉडर्न एम्पायर है उसका डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सक्सेसर्स ऑफ अशोका। तो एक मेजर रीजन जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वीक सक्सेसर्स जो थे वो एक मेजर रीजन था डाउनफॉल का, मॉडर्न एम्पायर का। सो बिकॉज देखो, एक केपेबल अगर लीडर है, एक अगर जो लीडर है वो स्ट्रांग है, पावरफुल है, अपने एम्पायर को मैनेज कर सकता है, तब तो एम्पायर बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। बट अगर एक लीडर, एक रूलर जिसमें ये सब काबिलियत नहीं है, तो वो पूरे एम्पायर को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो वो एक कारण बनता है। आपको इस मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन में भी एक मेजर रीजन देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे एब्सेंस ऑफ द लॉ ऑफ सक्सेशन। तो देखिए, कोई स्पेशल लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। नो, देयर वाज, इफ यू सी इन एंशिएंट टाइम, देयर वाज नो स्पेशल लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ किंग्स। और क्या होता था, जो राजा होता था वो बड़ी सारी शादियां करता था, और फिर क्या होता था कि अब आगे बच्चे भी बहुत सारे होते थे, तो हर कोई क्लेम करता था कि गद्दी मेरी होगी या कोई थ्रोन मेरा होगा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि वॉर ऑफ सक्सेशन आपको देखने को मिलेगी कि ये जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, वो आपस में लड़ते थे। और यही हम देखते हैं कि अशोक भी जब थ्रोन पे बैठे तो उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार के उन्होंने थ्रोन हासिल किया था। Likewise, it is also said that जो कुणाल थे, who was the rightful successor of Ashoka, was blinded by his stepmother. And आप देखेंगे there were quarrels among his sons which weakened the modern empire, because क्या है कि जो ये बेटे हैं, जो आगे के जो प्रिंस है, ये आपस में ही फाइट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो एम्पायर है उसको कमजोर बना रहा है, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा और जब मिलके सारे काम नहीं करेंगे तो नेचुरली वो एम्पायर धीरे धीरे वीक होता जाएगा। एक तो ये रीजन है कि कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है, तो दीज सन्स ऑफ द रूलर, दे आर फाइटिंग फॉर द थ्रोन। नेक्स्ट आता है वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका। तो जैसा कि मैंने बोला कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है, ये सब बड़े ही पावरफुल रूलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, गुड एडमिनिस्ट्रेटर दे वर, ठीक है, और आर्मी को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते थे। तो उनमें वो सारी काबिलियत थी जिसकी वजह से वो इस एम्पायर को लंबे समय तक बचा के रख पाए। पर आगे जब आप देखेंगे जो सक्सेसर्स उनके हुए, जैसे कि कुणाल, संप्रति, दशरथ, देववर्मन एंड बृहद्रथ, तो ये सब जो थे, दे वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट किंग्स who did not have the ability, shrewdness and probes of either अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी जो हमें ये जो सक्सेसफुल रूलर्स है उनमें देखने को मिलती है। और यही एक रीजन था कि वो जो है कि बाहर से जो इन्वेडर्स आ रहे थे उनसे एम्पायर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और इसके अलावा जो इंटरनल रिवोल्ट्स हो रहे थे उनको भी वो सप्रेस नहीं कर पाए। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनका जो रिवोल्ट्स हो रहे थे, तो पुष्यमित्र जो है वो जो है बड़े आराम से ही assassinated the last ruler, that is बृहद्रथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्विक सक्सेशन ऑफ रूलर्स। एक तो एक ये भी मेजर रीजन था डाउनफॉल का कि बहुत जल्दी जल्दी रूलर बदल रहे थे। तो देखोगे आप, अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार के टाइम पे तो इनका जो सक्सेशन है वो बड़े लंबे समय तक चला है, मतलब इन्होंने बड़े लंबे समय तक रूल किया है। पर इसके बाद जो रूलर्स आए वो बड़े ही शॉर्ट पीरियड के लिए आए, तो मतलब बिकॉज दे वर वीक, तो वो अपने एम्पायर को होल्ड नहीं कर पाए ज्यादा लंबे समय तक, और उनको फिर बार बार हटाया गया। तो बिकॉज ऑफ द क्विक सक्सेशन की, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो रूलर्स है जब वो बदलते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी होती है एम्पायर में, ठीक है, और जो लोग हैं वो रिवोल्ट करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिर अगेन दिस आल्सो वन ऑफ द
cause behind the downfall of the Mauryan Empire. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स. अब वो कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जो अगेन रिस्पॉन्सिबल थे डाउनफॉल ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, वो हम देखते हैं. इसमें से सबसे पहला है वास्टनेस ऑफ द मॉडर्न एम्पायर. तो आप देखेंगे जैसा कि जो मॉडर्न एम्पायर है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं प्लीज, उसमें मैंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कवर किया हुआ है मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं. और आप देखेंगे जो मॉडर्न एम्पायर है वो बहुत ही बड़ा था. ठीक है, बहुत जो रूलर्स थे अशोक की अगर हम बात करें या चंद्रगुप्त और बिंदुसार की, तो उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट वाली पॉलिसी अडॉप्ट करी थी. तो इन्होंने बड़ा ज्यादा एक्सपेंशन किया, और स्पेशली आप अशोक के टाइम पे देखेंगे तो इसने तो बहुत ही एरियाज को कैप्चर कर लिया था. इवन वो डेक्कन तक भी पहुंच गया था. बिकॉज जब इतना बड़ा एम्पायर है तो इसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है. अगर रूलर पावरफुल है तो वो संभाल पाएगा, बट अगर रूलर पावरफुल नहीं है तो वो पूरे एम्पायर को संभाल नहीं पाएगा. और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इंटरनल और रिवोल्ट्स हो रहे हैं और एक्सटर्नल पावर्स भी कोशिश कर रही है एंटर करने की. सो ये एक रीजन है, वन ऑफ द मेजर रीजन. आप देखेंगे ये जो एम्पायर था इट इज एक्सटेंडेड from the Himalayas in the north to the Deccan in the south and from Bengal in the east to Hindu Kush in the west. तो इतने बड़े एम्पायर को संभालना बहुत ही मुश्किल था. और इसी वजह से ये भी एक रीजन बनता है बिकॉज आगे वीक सक्सेसर्स हुए और उन्होंने इतने वास्ट एम्पायर को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. नाउ नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ द कैपिटल. आप देखेंगे जो मौर्यन एम्पायर थी उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और अगर आप पाटलिपुत्र की लोकेशन देखोगे तो वो सेंटर में ना होके ईस्ट कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगी, ईस्ट में देखने को मिलेगी. तो एक कॉर्नर में है, तो इट वाज नॉट इन द सेंटर. तो अब जो कैपिटल है, रूलर कैपिटल में बैठता है और वहीं से सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है. तो क्या होता है, बिकॉज देखो एक उस समय पे तो इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी जैसे आज. तो हम फ्लाइट में बैठ के कुछ ही घंटों में दूसरी जगह डेक्कन में पहुंच जाते हैं. उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी. तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे. ठीक है, तो उस वजह से क्या था, जब रूलर सपोजिटली डेक्कन में आ रहा है तो जो नॉर्थ का एरिया वहां रिवोल्ट हो जा रहा है. सिमिलरली जब वो नॉर्थ में जा रहा है तो आप देखेंगे डेक्कन में रिवोल्ट हो जा रहा है. तो ये एक रीजन था. तो जब रूलर अच्छा था तो वो तो फिर इंटैक्ट रख पाया पूरे एम्पायर को, बट जब वीक सक्सेसर्स हुए तो वो इसको करने में they were not able to actually keep the empire intact. तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कैपिटल क्योंकि सही लोकेशन पे नहीं थी, तो वो भी एक रीजन है डाउनफॉल का. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रिवोल्ट. तो आप देखेंगे कि इंटरनल रिवोल्ट्स ने भी कहीं ना कहीं जो एम्पायर है उसको बड़ा कमजोर बना दिया. आप देखोगे बिंदुसार के समय पे जो तक्षशिला के लोग थे दे हैड रिवोल्टेड ड्यू टू मिसडीड्स ऑफ द विकेट ऑफिसर्स एंड अशोका वाज सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट. ठीक है, तो आप देखेंगे क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं, आप देखोगे मॉडर्न एम्पायर में ब्यूरोक्रेसी थी तो बड़े सारे ऑफिशियल्स थे. तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये ऑफिशियल्स भी पावरफुल हो रहे थे. तो जहां पे इनको लगता है कि रूलर दूर है या उसका एब्सेंस है तो वहां पे ये रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं. तो आप ऐसा ही बिंदुसार के टाइम पे होता है, ये रिवोल्ट करते हैं और अशोक को भेजा जाता है उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए. तो देखो अगेन जब रूलर ठीक है तब तक वो सप्रेस कर पाएगा इंटरनल रिवोल्ट्स को, बट अगर वीक है तो वो इस इंटरनल रिवोल्ट्स को नहीं क्रश कर पाया. तो आप देखेंगे लेटर इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम वीक, many provincial viceroys became independent like वीरसेना इन गांधार एंड जालुका इन कश्मीर. तो आप देखोगे कि जो प्रोविंशियल वॉइसरॉयज थे सो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो और वही है कि इस इंटरनल रिवोल्ट से भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं सेटबैक होता है, मिलता है इस मॉडर्न एम्पायर को, और ये भी एक रीजन बनता है बिहाइंड द डाउनफॉल. नाउ नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेजन. तो सेम चीज, क्योंकि इंटरनल रिवोल्ट्स को सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो जो फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे आप देखोगे दे आर ऑल्सो बिकमिंग पावरफुल एंड दे आर ट्राइंग टू अटैक दिस एम्पायर. एट दैट टाइम आप देखोगे इंडो बैक्ट्रियंस एंड द ग्रीक्स they started launching attacks on the Mauryan Empire and captured the northwest territories. तो अब धीरे धीरे वो भी कुछ कुछ एरियाज जो है वो कैप्चर करने लग रहे हैं. तो जिसकी वजह से क्या है
कि ये जो इन्वेजन थी somehow it shook the Mauryan Empire and paved the way for its quick disappearance, क्योंकि इंटरनल रिवोल्ट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, उनको दबाना है, बाहर से भी बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, उनको भी फाइट बैक करना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बैलेंस जो है आगे के रूलर्स नहीं बना पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये एक रीजन बनता है बिहाइंड द डाउनफॉल। नेक्स्ट आता है नो रिप्रेजेंटेटिव इन फॉरेन कंट्रीज। तो देखिए ये एक कमी रही है एंशियंट जो रूलर्स हैं उनकी एंशियंट टाइम में, कि इन्होंने किसी भी मतलब बाहर के जो कंट्रीज थी उस एम्पायर में इन्होंने कोई भी अपना एम्बेसडर नहीं भेजा। और सिमिलरली देखो बाहर के तो हम सेल्यूकस की बात करते हैं, ठीक है, वो जो है वो कोर्ट में था, और सिमिलरली जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर्स हमारे कोर्ट में थे, बट हमारे एम्बेसडर्स जो है वो आपको दूसरे देशों की उनकी कोर्ट में देखने को नहीं मिलते। अब देखो ये एम्बेसडर करते क्या थे, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, तो जिससे कि अगर कोई वो अटैक करने वाला है कंट्री मॉडर्न एम्पायर पे, उस एम्पायर पे, तो वो क्या है आगाह कर देते थे, तो जिससे कि रूलर प्रिपेयर हो जाए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ मॉडर्न एम्पायर के केस में, इन्होंने क्योंकि कोई एम्बेसडर रखा ही नहीं था कहीं और, तो क्या होता था जब वो बिल्कुल कैपिटल तक पहुंच जाते थे, ठीक है, तब इनको मालूम चलता था कि ये जो पावर्स है वो इनको जो है वो इनके ऊपर अटैक कर रही हैं, और वो बिल्कुल उनके पास बहुत कम टाइम मिलता था ऑर्गेनाइज करने का। तो ये भी एक रीजन बनता है, बिकॉज देयर वाज नो रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉरेन कंट्रीज ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, तो वो भी एक रीजन बना जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल हो गया। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। सो पहले द नेचर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, या सॉरी ये यहाँ पे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए था, मैंने एम्पायर लिखा है। सो मैं बता देती हूँ, देखो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में क्या था, बिकॉज आप देखोगे देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल्स, आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे हर एक डिपार्टमेंट में। तो अब क्या हुआ विद टाइम, ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जैसे हमने बात करी जो वॉइसरॉय था प्रोविंशियल का, जैसे वीरसेना और जालुका, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित कर दिया, घोषित कर दिया। तो सिमिलरली आप देखेंगे कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे दे वर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वर बिकमिंग वेरी पावरफुल, एंड बिकॉज द किंग दे वर बिकमिंग वीक, जो सक्सेसर्स थे आगे वाले दे वर बिकमिंग वीक, एंड वेयर एज द ब्यूरोक्रेट्स दे वर बिकमिंग पावरफुल। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने बोलते ना सत्ता पलट कर दी, और वही हुआ, पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को हरा दिया और सत्ता पलट हो गई। तो यही है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गई। और शुरू में क्या था, अगर अशोक के टाइम तक आप देखते हैं, तो ये जो रूलर्स हुए हैं शुरुआत के, इन्होंने एक प्रॉपर स्पाई सिस्टम, एस्पियोनेज सिस्टम बनाया हुआ था, जिससे ये हर एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर नजर रखते थे, ठीक है, स्पाई के ऊपर भी स्पाई था। ये मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लेना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एस्पियोनेज सिस्टम को, तो आप देखेंगे बहुत सारे स्पाई थे। बट आगे चलकर जब वीक सक्सेसर्स आए, तो उन्होंने ये जो पूरा स्पाई सिस्टम था ये उनके उस समय पे कोलैप्स कर गया। तो ये भी एक रीजन था कि धीरे धीरे बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल हो गए, स्पाई सिस्टम रहा नहीं, और ये सब भी रीजन बनता है कहीं ना कहीं डाउनफॉल का। उसके बाद आता है एट्रोसिटीज ऑफ ऑफिशियल्स, बिकॉज अब धीरे धीरे वो पावरफुल हो रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज तो कॉज करेंगे, ठीक है, बिकॉज क्या है कि मॉडर्न एम्पायर इतना बड़ा था, तो रिमोटेस्ट जो एरियाज है वहां पे ये जो ऑफिशियल्स थे ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, ठीक है, जनता को, और जनता बहुत परेशान थी इससे। और दिस इज born आउट बाय स्टोरी फ्रॉम दिव्यानंद, ये हमें रेफरेंस मिलता है इसका एक बुद्धिस्ट बुक में विच वाज रिटन इन संस्कृत, जहां पे लिखा गया है कि द किंग नो लॉन्गर एक्सर्टेड हिज कंट्रोल ओवर ऑफिशियल्स, particularly in the provinces which had become oppressive and ought to have been controlled। तो देखो इस टेक्स्ट से हमें ये मालूम चलता है कि जो ऑफिशियल्स के ऊपर जो है, जो रूलर्स हैं, वो कंट्रोल नहीं रख पाए। And it has been suggested by some historians that the Dharam Mahamatras had become very powerful and oppressive during the later half of अशोका's reign। तो देखो क्योंकि धर्म महामात्रास को काफी ज्यादा पावर दी हुई थी अशोक ने, तो विद टाइम लेटर आप देखोगे ये भी पावरफुल बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी ऑप्रेस करना शुरू कर देते हैं जनता को। तो ये भी रीजन है, और हमें रेफरेंस मिलता है जो अशोक का एडिक्ट है, उसमें ये बोला जाता है टू प्रिवेंट द
the prevalent maladministration where he exhorts the official to be just and humane. तो ये बोल रहा है अपने ऑफिशियल्स को कि वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन ना करें और उनको एक इंसानियत रखनी चाहिए अपने अंदर और लोगों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी बताती हैं बिकॉज ऑफिशियल्स बड़े ज्यादा पावरफुल हो गए थे, तो ये भी एक रीजन बनता है बिहाइंड द डाउनफॉल। एंड लास्ट आता है इसमें बैड इकोनॉमिक कंडीशन। तो कई जैसे कि जो मार्क्सिस्ट हैं, बेसिकली जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं जिसमें से डीडी कोसाम्बी हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि प्राइमरी कॉज है जो डाउनफॉल का मॉडर्न एम्पायर का वाज दी फाइनेंशियल वीकनेस। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था, बड़े मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनको रखनी थी, सस्टेन करनी थी, और इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी सैलरी भी पे करनी थी। तो जिसकी वजह से स्टेट के ऊपर बहुत प्रेशर आने लग गया। और उसके अब क्योंकि इनको सैलरी पे करनी है, एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी है, उनको ट्रेन करना है, उनके वेपन्स का ख्याल रखना है, उनको सैलरी देनी है, तो ये सारा जो प्रेशर है स्टेट पे आ गया। और विद टाइम आप देखोगे जो ये एक्सपेंडिचर था वो इसको ये संभाल नहीं पाए, और ये भी एक रीजन बनता है फिर इसके डाउनफॉल का। बट समहाउ आप देखेंगे कि बड़े सारे हिस्टोरियंस जो है वो इस व्यू को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर के अगर हम रूलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली। तो इसीलिए ये कहना कि इकोनॉमिक रीजन डाउनफॉल का था, तो वो कई लोग, कई सारे हिस्टोरियन वो चीज नहीं मानते हैं, वो सही नहीं मानते हैं बेसिकली। इसके अलावा नेक्स्ट अदर कॉजेज हम देख लेते हैं। ये तो मेजर मेजर कॉजेज थे, बट इसके अलावा और क्या कारण थे जो जिसकी वजह से मॉडर्न एम्पायर का डाउनफॉल होता है। उसमें से पहला है एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज देयर वाज नो फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। लोगों के अंदर वो नेशनल यूनिटी की भावना ही नहीं थी, वो एक ही नहीं मानते थे। दीज पीपल वर नॉट यूनाइटेड। सो बिकॉज वो फीलिंग नहीं थी, वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी, तो जिसकी वजह से भी आप देखेंगे एक मेजर रीजन था। क्योंकि देखो जो सोसाइटी है वो कास्ट के ऊपर डिवाइडेड थी और एक पर्टिकुलर सेक्शन ही फाइट करता था। और इसके अलावा जो ब्राह्मण्स थे उनकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी आपको देखने को मिलेगी, और जो लोग थे वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही लॉयल थे। तो ये सब रीजन से, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ नेशनल यूनिटी, ये भी एक रीजन है डाउनफॉल का। एंड नेक्स्ट आता है हाई एम्बिशंस ऑफ पुष्यमित्रा। तो जो पुष्यमित्रा था, पुष्यमित्र सुंग, और वो जो बृहद्रथ को हटा के वो यहाँ से सुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है। सो वो उसके भी हाई एम्बिशन थे, ठीक है, वो भी रूलर बनना चाहता था, और जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसका उसने पूरी तरीके से फायदा उठाया। एंड दैट इज हाउ ही प्लान्ड एंड असैसिनेटेड पुष्यमित्र। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है मौर्यन डायनेस्टी जो है उसका पतन हो जाता है, और उसके बाद सुंगा डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद लास्ट रीजन है डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर एज ए नेचुरल प्रोसेस। तो ये आपको मैंने सबसे शुरुआत में बोला था कि कोई भी एम्पायर है एक तो नेचुरल प्रोसेस है कि बिगिनिंग होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, फिर अपनी पीक पे जाएगा, एंड वहां से वो जो है उसका डाउनफॉल शुरू होगा, और धीरे 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 करके अल्टीमेटली उसकी पूरी तरीके से डाउनफॉल हो जाएगा। सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। एंड और ये जो व्यूज हैं आर के मुखर्जी जो हिस्टोरियन है, जेएन सरकार, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से मेजर रीजंस है जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर जो है अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। I would again say कि everybody please give your comments in the comment section. Why? Because I need the feedback. मुझे जानना है कि आप लोगों का feedback important है, and that is how I will going to improve myself. Okay, so please kindly provide your feedback in the comment section. Thank you so much once again for watching the video. Have a nice day. Take care, stay safe, and see you in the next video.